ठंड की एक शाम चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। गांव का चौपाल शांत था। बस बीच में जलती हुई आग की धीमी आंच और उसमें हाथ सेकते हुए 3 दोस्त। वे पिछले 3 दिनों से यहीं बैठकर सर्दी भगा रहे थे। यार भाई कितनी ठंड है। सच में इस साल तो बहुत ठंड है। हाँ, लगता है इस बार जनवरी की सर्दी सबको रुलाएगी। वे सब ऐसे ही मौसम और दुनिया जहान की बातें कर रहे थे। तभी गांव के बुजुर्ग और सबको प्यारे रघु काका वहां आते हैं। अरे बच्चों, क्या हाल चाल? इतनी ठंड में आग के पास अड्डा जमाए बैठे हो? काका, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। काका, तुम्हारे जमाने की एक कहानी सुनाओ ना। हमें बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी कहानी सुनने में। आज मौसम भी ऐसा है कि कहानी में और मजा आएगा। रघु काका ने एक गहरी सांस ली, आग के पास बैठ गए और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहानी शुरू की। दिसंबर की वो शाम किसी आम शाम जैसी नहीं थी। पहाड़ों के पीछे सूरज अभी डूबा ही था कि आसमान का रंग नीले से गहरा सलेटी और फिर स्याह काला होने लगा था। पुरानी सरकारी बस के इंजन की गरगराहट ने उस सुनसान घाटी की शांति को कुछ पलों के लिए भंग किया और फिर धुएं का एक काला गुब्बार छोड़कर आगे बढ़ गई। बस के जाने के बाद जो बचा वो था बर्फ जैसी ठंडी हवा और एक गहरा डरावना सन्नाटा। सड़क के किनारे जहां बस रुकी थी वहां अब सिर्फ एक इंसान खड़ा था। उसके कंधों पर एक भारी बैग था और बदन पर एक मोटी जैकेट जिसकी चैन उसने गले तक चढ़ा रखी थी। 25 साल का बादल, जिसने अभी अभी अपनी फॉरेस्टर की वर्दी और नियुक्ति पत्र हासिल किया था, अब अपने नए कार्य क्षेत्र बिशनपुर के मुहाने पर खड़ा था। कितनी कड़ाके की ठंड है यार। शहर में ऐसी की ठंडक और यहाँ की इस कुदरती ठंड में जमीन आसमान का फर्क है। हड्डियों तक को गला रही है। और ये बस वाला भी अजीब था। बोला, साहब यहीं उतर जाओ, आगे बस नहीं जाएगी। बादल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन की रोशनी उस घने अंधेरे में जुगनू जैसी लग रही थी। उम्मीद के मुताबिक नेटवर्क के डंडे नदारद थे। उसने एक लंबी सांस छोड़ी जिससे हवा में भाप का एक बादल बन गया। उसके सामने एक कच्ची पगडंडी थी जो सीधे घने जंगल के पेट में जा रही थी। उसे बताया गया था कि उसका गांव बिशनपुर मुख्य सड़क से 3 किलोमीटर अंदर है। उसने अपने जूतों के फीते कसे और अंधेरे रास्ते पर पहला कदम बढ़ाया। जंगल साल और सागौन के ऊंचे पेड़ों से भरा था। हवा जब इन पेड़ों के पत्तों से गुजरती तो साए साए की ऐसी आवाज आती जैसे कोई दूर खड़ा रो रहा हो। पैरों के नीचे सूखे पत्ते चर चर कर रहे थे जो उस खामोशी में किसी धमाके जैसे लग रहे थे। हिम्मत रख बादल, हिम्मत रख। तूने ही तो चुनी थी ये नौकरी। एडवेंचर चाहिए था ना तुझे, ले मिल गया एडवेंचर। बस 3 किलोमीटर ही तो है, अभी आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन यह अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा नहीं है। टॉर्च की रोशनी भी 10 कदम से आगे नहीं जा रही। ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा मुझे निगलने के लिए तैयार बैठा है। चलते चलते करीब 40 मिनट बीत चुके थे। रास्ता पत्थरीला और उबड़ खाबड़ था। कई बार बादल का पैर फिसला लेकिन वो संभल गया। तभी उसे हवा में एक अलग गंध महसूस हुई, गीली मिट्टी और जलती हुई लकड़ी की गंध। उसने अपनी टॉर्च सामने घुमाई। दूर, बहुत दूर उसे कुछ टिमटिमाती हुई रोशनियां दिखाई दी। वे बिजली के बल्ब नहीं बल्कि लालटेन और दिए थे
बिशनपुर आ गया था। गांव एक श्मशान जैसी शांति में डूबा था। कच्चे मिट्टी के घर एक दूसरे से सटकर खड़े थे। कोई शोर नहीं, कोई वाहन नहीं, यहां तक कि लोगों की बातचीत की आवाज भी नहीं। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज ने बादल के आगमन की घोषणा की। कोई है? नमस्ते, कोई है यहाँ? बादल की आवाज सुनकर एक झोपड़ी का दरवाजा चचराते हुए खुला। एक बुजुर्ग जिनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, बाहर निकले। उन्होंने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए टॉर्च की रोशनी के पीछे खड़े बादल को देखने की कोशिश की। कौन है भाई? इतनी रात गए इस वीराने में क्या कर रहे हो? रास्ता भटक गए हो क्या? नहीं काका, मैं रास्ता नहीं भटका। मेरा नाम बादल है। मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है वन विभाग में। मैं नया फॉरेस्टर हूं। बुजुर्ग के चेहरे के भाव बदले। अविश्वास की जगह अब एक अजीब सी हमदर्दी ने ले ली थी। वे आगे बढ़े और अपनी लालटेन ऊपर की। पीली रोशनी में बादल का थका हुआ चेहरा दिखाई दिया। ओह, तो तुम हो नए साहब। राम राम बेटा, राम राम। मेरा नाम हरि राम है। हमें लगा नहीं था कि शहर से कोई नौजवान सच में यहां आएगा। यह गांव दुनिया से कटा हुआ है बेटा। ना बिजली है, ना कोई सुविधा। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे क्वार्टर तक छोड़ देता हूं। हरिराम आगे आगे चलने लगे और बादल उनके पीछे। गांव बहुत छोटा था, मुश्किल से 20 से 25 घर, और सबसे आखिर में जंगल की सीमा से सटा हुआ एक पत्थर का बना पुराना मकान खड़ा था। यह वन विभाग का क्वार्टर था। इसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी और छत पर जंगली बेलें लिपटी हुई थी। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे यह मकान खुद जंगल का ही एक हिस्सा बन चुका हो। हरिराम ने अपनी कमर में लटके चाबियों के गुच्छे से एक जंग लगी चाबी निकाली और ताला खोला। ताला खुलने की खटक आवाज सन्नाटे में गूंज गई। यह घर है या भूतों का डेरा? इसे देखकर तो लग रहा है जैसे अंग्रेजों के जमाने के बाद यहां कोई रहा ही नहीं। दीवारें कैसी सिली हुई हैं और यह अजीब सी गंध जैसे कुछ पुराना और सड़ा हुआ हो। क्या मैं सच में यहां रह पाऊंगा? लो साहब, यह रहा तुम्हारा ठिकाना। अंदर सफाई मैंने करवा दी थी, लेकिन धूल तो यहां हवा के साथ आती है। मटके में पानी है, लालटेन जला लेना। और हां साहब, एक बात बहुत ध्यान से सुनना। हरिराम की आवाज अचानक भारी और गंभीर हो गई। उन्होंने लालटेन नीचे रखी और बादल की आंखों में सीधे देखा। हवा के झोंके से लालटेन की लौ फड़फड़ाई, जिससे उनके चेहरे की परछाइयां डरावनी लगने लगी। रात को दरवाजा अंदर से कुंडी लगाकर बंद रखना। खिड़कियां मत खोलना। और अगर जंगल की तरफ से कोई आवाज आए, कोई रोने की आवाज या तुम्हारा नाम पुकारे, तो भूलकर भी बाहर मत जाना। यह जंगल दिन में जितना शांत है, रात में उतना ही अलग है। काका, आप भी क्या डरा रहे हैं? जानवर ही तो होंगे। हम वन विभाग वाले हैं, जानवरों से क्या डरना? जानवर होते तो मैं डंडा लेकर सोने को कहता साहब, पर यहां बात कुछ और है। खैर, तुम थके हो, आराम करो, सुबह मिलते हैं। हरिराम मुद्दे और अंधेरे में ओझल हो गए। बादल अब उस पुराने, ठंडे और अनजान घर में बिल्कुल अकेला था। उसने अंदर जाकर अपना बैग पटका, माचिस जलाकर कमरे में रखी एक मोमबत्ती जलाई। हल्की पीली रोशनी ने कमरे के कोनों में छिपे अंधेरे को और भी गहरा कर दिया। बादल ने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। बाहर कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय घोर अंधकार के। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया खत्म हो चुकी हो और सिर्फ यह कमरा बचा हो।
ठंड बढ़ गई थी। उसने कमरे के कोने में बनी पुरानी अंगीठी में कुछ लकड़ियां डाली और आग जलाई। बेकार ही काका की बातों पर ध्यान दे रहा हूं। गांव के लोग हैं, वही पुरानी कहानियां और वहम। कोई नाम पुकारे तो बाहर मत जाना। भला जंगल में कौन मेरा नाम जानेगा। बस मुझे इस सन्नाटे की आदत डालनी होगी। कल सुबह उठकर सब ठीक कर लूंगा। बादल अंगीठी के पास बैठकर अपने हाथ तापने लगा। आग की लपटों ने उसे थोड़ी राहत दी। उसकी आंखों में नींद का भारीपन आने लगा था। तभी जंगल की तरफ से एक आवाज आई। हवा की सरसराहट के बीच बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर भारी कदमों से चल रहा हो और धीरे धीरे क्वार्टर की तरफ बढ़ रहा हो। बादल की नींद एक झटके में उड़ गई। वो सीधा होकर बैठ गया। उसने अपनी सांसें रोक ली ताकि बाहर की आवाज सुन सके। आवाज अब और करीब आ गई थी और फिर कदमों की आवाज रुक गई, ठीक दरवाजे के बाहर। अब सन्नाटा इतना गहरा था कि बादल को अपनी ही धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजे की कुंडी की तरफ देखा। क्या उसने उसे ठीक से बंद किया था? तभी दरवाजे पर एक बहुत ही हल्की दस्तक हुई। बादल का खून जम गया। हरिराम की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजने लगी। इस सुनसान जंगल में इतनी रात गए उसके दरवाजे पर कौन हो सकता था? बाहर जंगल का सन्नाटा अब जानलेवा लग रहा था। अंगीठी में जल रही लकड़ी के छटकने की आवाज भी अब किसी धमाके जैसी महसूस हो रही थी। शांत बादल, शांत। शायद हवा होगी या कोई पेड़ की टहनी टकराई होगी, लेकिन टहनी खटखटाती नहीं है। और हरिराम काका ने क्या कहा था? दरवाजा मत खोलना। लेकिन अगर कोई मुसीबत में हो तो? अगर खुद हरिराम काका वापस आए हो तो? बादल ने अपनी सूखी हुई जीभ को होठों पर फेरा। उसने हिम्मत जुटाकर लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा, कौन है? कौन है वहां? जवाब में पहले कुछ पल खामोशी रही। इतनी गहरी खामोशी कि बादल को लगा शायद उसका वहम था। वो राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी दरवाजे के बिल्कुल करीब से एकदम सट कर एक आवाज आई। आवाज दबी हुई थी, जैसे कोई होठों को दरवाजे की दरार से सटाकर बोल रहा हो। बाहर से आवाज, साहब, मैं हूं हरिराम। धत्तेरे की, मैं भी ना बेकार में डर रहा था। काका ही हैं, शायद कुछ भूल गए होंगे। उफ, मेरी जान ही निकाल दी थी। उसका हाथ लोहे की भारी कुंडी पर गया। वो उसे खोलने ही वाला था कि अचानक उसका हाथ हवा में रुक गया। एक अजीब सा विचार, एक ठंडी सिहरन उसके दिमाग में कौंधी। अभी हरिराम काका को गए हुए मुश्किल से 10 मिनट हुए थे। जब वे गए थे तो उनके हाथ में लालटेन थी और पैरों में भारी जूते थे जो पत्थरों पर खटखट बज रहे थे। लेकिन इस बार बाहर आने वाले के कदमों की कोई आवाज नहीं आई थी। वो इतनी खामोशी से दरवाजे तक कैसे पहुंच गया? काका इतनी रात गए, सब ठीक तो है? हाँ साहब, वो मेरी लालटेन बुझ गई। माचिस चाहिए थी। बहुत अंधेरा है साहब, दरवाजा खोलो। बादल की भवें तन गई। आवाज हरिराम काका की ही लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था। हरिराम की आवाज में बुढ़ापे की खड़खड़ाहट और कंपन था, लेकिन यह आवाज एकदम सपाट थी। इसमें भावनाओं की कमी थी, जैसे कोई तोता किसी की नकल उतार रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब हरिराम उसे छोड़कर गए थे तो उन्होंने कहा था कि अंधेरा हो जाए तो मैं भी घर से नहीं निकलता। फिर वो लालटेन बुझने पर वापस क्यों आएंगे? वो तो गांव के पास ही थे, वापस अपने घर चले जाते। बादल ने कुंडी से हाथ हटा लिया। वो पीछे हटा।
काका माचिस तो नहीं है मेरे पास, आप सुबह ले लेना। झूठ मत बोलो बादल, मैंने देखा था तुमने मोमबत्ती जलाई थी। तुम्हारे पास माचिस है। दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है। बादल का खून जम गया। बाहर खड़े शख्स ने उसे साहब नहीं कहा, उसने उसका नाम लिया, बादल। हरीराम ने उसे पूरे समय साहब कहा था और ये चीज जानती थी कि उसने मोमबत्ती जलाई है, इसका मतलब वो खिड़की से देख रहा था। बादल की नजर झटके से कमरे की छोटी खिड़की की तरफ गई। खिड़की पर कोई पर्दा नहीं था, बस काला अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उस अंधेरे में कोई उसे देख रहा था। तुम हरीराम नहीं हो? चले जाओ यहां से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अचानक दरवाजा जोर से हिल गया, जैसे किसी ने बाहर से पूरी ताकत से धक्का मारा हो। पुराने कब्जे चरमरा उठे, धूल और मिट्टी छत से झड़कर नीचे गिरने लगी। बाहर से भयानक आवाज, हंसते हुए, बादल, बादल खोल दे, जंगल बुला रहा है, खोल दे। सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भारी था। फिर दरवाजे पर नाखून रगड़ने की आवाज आई, जैसे कोई जानवर दरवाजे की लकड़ी को धीरे धीरे खुरच रहा हो। क्या चलावा बादल को अब मार देगा, या फिर बादल बचकर यहां से जिंदा अपने घर लौट पाएगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा।